गलत है। क्वेश्चन पेपर नेम में इन्होंने दे रखा है नॉन फैकल्टी जेनरिक पोस्ट 27 नवंबर 2023 शिफ्ट 3, ठीक है। सब्जेक्ट नेम आपका देगा नॉन फैकल्टी जेनरिक पोस्ट। एक्चुअल आंसर की यस। कैलकुलेटर नन, फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। यस कौन सा है? शो वाटरमार्क ऑन कंसोल, यस आपका है। फिर सो प्रोग्रेस वाज नो। पहला सेक्शन आपका क्या था? जनरल नॉलेज और जनरल या अवेयरनेस बोल लो आपको, जी के या जी ए, ठीक है। सेक्शन टाइप आपका ऑनलाइन दिया हुआ है। नेगेटिव मार्किंग क्या था? बिल्कुल था। और यहाँ पे और कुछ खास टाइम नहीं। अब यहाँ पे जैसे आप देख लो, हर में क्या होता है कि आपका क्वेश्चन आईडी होता है, ठीक है। क्वेश्चन आईडी उस काम कब आता है? जब आप ऑब्जेक्शन करोगे, मतलब जब आप अपने आंसर की आपको कोई लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा सही है और गलती से ये वाला आंसर आ गया, तब वहाँ पे आप क्या करोगे? ऑब्जेक्शन में आपका ये वाला यूज़फुल होगा। बट यहाँ पे उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पे बस देखो, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, बट आपने कौन सा टिक किया है ऐसा कोई यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं दिया गया है। तो वो थोड़ी दिन बाद आ जाएगा, एक और से रिवाइज्ड आएगा, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन दिखेगा, आंसर दिखेगा, दोनों में ही दिखेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। जिनको हिंदी में चाहिए होगा वो हिंदी में देख लेंगे, जिनको इंग्लिश में चाहिए होगा इंग्लिश में देख लेंगे। हाँ, और जिन्होंने पेपर दिया है वो तो उनको मैंने प्रोसेस बता दिया कि कहाँ से डाउनलोड होगा। और जिन्हें नहीं है पता, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो आपको हिंदी भी विजिबल होगा, इंग्लिश भी विजिबल होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। मिनिमम इंस्ट्रक्शन आपको ये रही, ठीक है। अब क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड दिस इज़ नॉट माई PDF, सो जिन्होंने भी दिया उनका वापस से यही है, भाई आप PDF शेयर मत करना, मैंने आपको बस वीडियो बनाने के लिए दी है, ठीक है। और वो भी बस इस पर्पज़ से कि क्योंकि वो वीडियो बना के नहीं डाल सकते और मैं वीडियो बना के डाल दूँ, मेरे चैनल पे पड़ा रहे। दैट्स वाई मैंने अप्रोच किया था, मुझे पता था कि उनका एम्स भोपाल का पेपर है, मैंने पूछा, उन्होंने दिया, बट उन्होंने साथ में कहा किसी को शेयर मत कीजिएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं शेयर नहीं कर सकता। आप लोग को बिल्कुल बढ़िया से PDF मतलब क्वेश्चंस विजिबल होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। चलिए, अब हम लोग जैसे ही स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं। हाँ, इसमें आपके रिस्पॉन्स आपको इसमें नज़र नहीं आ रहे होंगे, इसमें बस जो सही है वो दिखेगा आपको, ठीक है। तो आपको अगर थोड़ा भी याद होगा कि हाँ मैंने ये मारा है, ये मारा है, उस बेसिस पे आप लोग अपना कैलकुलेशन करते रहिएगा कि हाँ मेरा एक सही, एक गलत, एक सही। एंड में आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किसके कितने स्कोर बन रहे हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका था, अक्टूबर 2023 में जेनेवा के संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले राजदूत स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया? इसका आपका जो सही आंसर है वो है ये अंद्रिम बागची। बहुत लोग का ऑप्शन अलग हो सकता है, नंबरिंग अलग हो सकता है, किसी का ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में होगा, किसी का फोर्थ में होगा। उस बेसिस पे आप लोग नाम याद कीजिएगा, ऑप्शन याद मत रखिएगा कि मैंने 3 मारा था, ठीक है। ये ऑप्शन ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकते हैं। बहुत सारे लोग में क्वेश्चन भी फ्लक्चुएट होंगे, जो यहाँ पे 1 में है वो आप क्या बता आप में 25 में होगा या 23 में होगा, तो उसके लिए पैनिक मत कीजिएगा कि ये मेरे में है ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर को नहीं देखिएगा, ऑप्शन को देखिएगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया। सेम यही चीज़ आपका इंग्लिश में है, फिर तो मैं एक क्वेश्चन को 2 बार नहीं बताऊँगा। अक्टूबर 2023 में शिकागो मैराथन में 2 घंटे और 35 सेकंड का समय लेकर जीत हासिल करते हुए पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा? ये आपका था केल्विन किप्टम। इसमें जो आपका आंसर ये सही था। मैं एक आध सेकंड आपको इंग्लिश वाले के लिए रोकूंगा, वहाँ से आप लोग ऐसे चल सकते हो। अब देखो, इन अक्टूबर 2023 इसरो launch its flight test vehicle abort mission 1 TVD-1 to demonstrate the abort capabilities of which of the following program as key step toward the realization of the aim India first human space flight? इसका जो आंसर था आपका गंगायान प्रोग्राम इन्होंने दे रखा है, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको हिंदी में चाहिए होगा तो लो, एक सेकंड मैंने स्क्रीन को रोक दिया। नेक्स्ट, in January 2023, which of the following campaigns was started by the Ministry of Tribal Affairs and the TB Division of Ministry of Health and Family Welfare for active case finding for TB in 174 tribal district of India under the ambit of the Tribal TB Initiative? The Ashwasan campaign, ठीक है। Next, the Lok Sabha and Rajya Sabha both passed Women Reservation Bill 2023 128th Constitutional Amendment Bill और नारी शक्ति वंदन अभियान which reserve dash of the seat in लोक सभा। इसमें क्या होगा आपका आंसर? 1/3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट,
अक्टूबर 2023 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में से किस पहल ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की लगातार समस्या के समाधान के लिए 15 बिंदुओं वाली एक व्यापक योजना का अनावरण किया? तो किसने किसने किया? द ग्रीन वार रूम। ग्रीन वार रूम। नेक्स्ट, द ACME group in August 2023 signed an MOU with Dash to establish a groundbreaking green hydrogen and green ammonia project in Odisha to establish the country's largest single location green hydrogen and derivatives manufacturing facility, the Tata Steel Special Economic Zone, इसका TSSEZL। दांदेली वन, जो अपने विविध वन जीवन और पारिस्थितिक तंत्र के लिए जाना जाता है, यह कहाँ स्थित है? ये आपका कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अक्टूबर 2023 में भारत और यूके के वैज्ञानिक के एक समूह ने भारत में निम्नलिखित में से किस रिजर्व टोड की एक नई प्रजाति बुफोइड्स भूपत्ति वंश की तीसरी प्रजाति की खोज की है? डंपा टाइगर रिजर्व ने। जुलाई 2023 में द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी 75 एंडेमिक बर्ड ऑफ इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिससे पता चलता है कि भारत में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों से लगभग इतने स्थानिक हैं, जिसका अर्थ है कि वे दुनिया में किसी अन्य हिस्से में नहीं पाए जाते हैं। तो कितने हैं? 5%। 2011 की जनगणना के अनुसार किसी व्यक्ति को साक्षर मानने की न्यूनतम आयु थी, बशर्ते कि वह किसी भी भाषा को समझने के लिए 7 पढ़ और लिख सकता है। 7 वर्ड्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2011 का सेंसस पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन एक आया ना वहाँ से, इससे क्वेश्चन आता ही जाता है। एज पर सेंसस, इससे वही क्वेश्चन है। अब यहाँ भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? ठीक है, इसी का होगा क्या? गवर्नर, जिसका क्वेश्चन मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। वो कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 155। फिर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने का शक्ति है? ये आपको बताता है आर्टिकल 226। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होगा? ये कौन सा बताता है? 89। हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये था फिर, विथ रेफरेंस टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा एक सही नहीं है वो आपको बताना था, उसमें कौन सा एक सही नहीं है? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार का एंजाइम स्टार्च का मोल्टोज में तोड़ देता है? ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन है जिसमें आया एमलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट, जंतु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस उपसंघ वर्ग को टिनिक्टा भी कहा जाता है? इसमें आपका आ गया यूरोकॉर्डाटा। ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो कहाँ से है? बायोलॉजी से है। Which of the following subphylum class in animal classification is also referred to as Tunicta? चलो ये तो सेम ही क्वेश्चन है। देखो फाइलम वाला है ना, यही वाला कल में मैंने बताया था, फाइलम या जाइलम कुछ ऐसा था। देखो, डैश इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टियल म्यूकोसा इन द ब्लड ऑफ लिम्फ। इट इज़ कैरिड आउट बाई पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? अब्जॉर्प्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर? इनमें से कौन सा एक टाइप है जो ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है? वो क्या है? बाइपोलर। एम्स नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल बताया था। तो एम्स नई दिल्ली की स्थापना कब हुई है? 1956 में। ये वाला याद रखिएगा, क्या पता एम्स
CRE में भी आपका पूछ लिया जाए, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी कौन है, इसको कंडक्ट कौन करा रहा है एग्ज़ाम को, कंडक्टिंग बॉडी आपका वापस से एम्स दिल्ली ही होने वाला है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो गया। तो ये वाला चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कब हुआ था स्थापना, 1956 में। ठीक है, ये हो गया। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, देखो सेंसस से एक और क्वेश्चन आया ना, सेंसस 2011 से, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ लोएस्ट रिकॉर्डेड लिटरेसी रेट, किसका था, दादर एंड नगर हवेली का। नवंबर 2023 तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एम्स वर्तमान में चालू नहीं है। एक और क्वेश्चन था विच इज़ नॉट ऑपरेशनल करके, जो मैंने बताया था। तो एम्स रेवाड़ी जो है इसका आपका सही आंसर है। देखो सही आंसर ये मैं जो बता रहा हूँ ये उनके हिसाब से है, मैंने अभी चेक नहीं किया है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप लोग को अगर लगता है कि ये सही है ये गलत है, आप अपने हिसाब से नोट करके रखोगे उस क्वेश्चन नंबर को। ठीक है, जो भी आपके आंसर की में वो क्वेश्चन जहाँ जिस नंबर पे लाई कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि मैं ये क्वेश्चन नंबर 22 पे चला रहा हूँ तो आपने 22 नोट करके रख लिया, ऐसा नहीं। आप देखोगे कि आपके आंसर की में ये वाला क्वेश्चन किस नंबर में है, उसको आप नोट करके रखना। अगर आपको गलती लगता है कि हाँ इसका आंसर वो होना चाहिए, उसके बाद आप 50 रुपये प्लस GST पे करके उस क्वेश्चन ID पे वो कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन। हालांकि ऑब्जेक्शन आप अभी भी कर सकते हो अगर आपको ये आंसर गलत, मतलब बाई चांस मैंने बता दिया कि मान लो कि बीबी नगर सही उत्तर है बट यहाँ पे दे दिया है रेवाड़ी, तो आप इस क्वेश्चन ID को लेके ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि नहीं इसका ये आंसर गलत दिया गया है, इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, इस बेसिस पे। अब देखो जैसे कंप्यूटर का क्वेश्चन घुसा दिया ना यहाँ पे जनरल सेक्शन के, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, जैसे कि कल मैंने बताया था आपको। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंसेस टैब का उपयोग कंटेंट, फुटनोट की टेबल या उद्धरण की टेबल जोड़ने के लिए किया जाता है। रेफरेंसेस टैब खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो कौन सा शॉर्टकट है, Alt+S। ठीक है, कौन सा है, Alt+S। नेक्स्ट, अब ये देखो एक और कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन से एलिमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वह टूल या बटन प्रदान करता है जिससे आपको अपने टेक्स्ट्स या स्वरूप बदलने की सुविधा मिलती है। उदाहरण के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग टूल बार, इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following frameworks addresses the electronic delivery of service through a portfolio of mission-made mode project that cut across several government departments? तो ये कौन सा है आपका, ई-क्रांति। ई-क्रांति को लॉन्च किया गया है इसके लिए। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा होता है GK का द एंड। GK के जो 25 क्वेश्चन थे वो 25 क्वेश्चन हमने एज इट इज़ देख लिए। अब जो हमारा शुरू होगा वो क्या होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे आपको बताया गया सेक्शन कैसा था, ऑनलाइन था, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है। चलिए अब यहाँ पे देखो आपको हर एक क्वेश्चन में लिखा जाता है करेक्ट करोगे तो 1 मिलेगा, रॉन्ग करोगे तो 25 मिलेगा, और सारी इन्फॉर्मेशन अभी NA 0 है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट ID मतलब क्वेश्चन ID मिल जाता है, जो क्वेश्चन ID का आपको ज़रूरत तभी पड़ेगा जब आप ऑब्जेक्शन करोगे, अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे है रोहित डैश हिज पेट रुस्तम सॉफ्ट बोन टू प्ले विथ बट द पप डिडंट लाइक इट ऑल। इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, गेव। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इफ दे हैड लुक्ड केयरफुली इनसाइड द बॉक्स। चलो पढ़ते पढ़ते ही आ गया, यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका, इनसाइड। दे वुड हैव फाउंड द की दैट द बॉय हैड ड्रॉप्ड इन इट एज ही रैन। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड। अब इसमें आपका है ये अंडरलाइन वर्ड है आर्टिस्ट वुडन फ्रेम। आर्टिस्ट वुडन फ्रेम, इसको क्या बोला जाएगा, एजल। नेक्स्ट, इन एडिशन, ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्सटीट्यूट। वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है किसके जगह पे, नेचुरल टैलेंट के जगह पे। तो फ्लेवर नहीं होगा, फीलिंग नहीं। ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते थे किसके, एलिमिनेशन के तौर पे। फ्लेवर नहीं होगा, फीलिंग नहीं होगा, फेवर नहीं होगा, फ्लेयर होगा। ठीक है,
इंग्लिश में हर एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया क्योंकि वो बाइलिंगुअल के कारण हर क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुए, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, बट इंग्लिश का सेक्शन तो इंग्लिश में ही रहेगा, दैट्स वाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। देखो एंटोनिम का किसका सेलेक्ट करना है आपको, चबी का। अगर आपको चबी का नहीं आता है तो आप लोग क्या करो, एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ो। वैसे चबी का मतलब तो वैसे ही समझ में आ जाता है। तो इसका स्टॉट, स्लेंडर, प्लम्प या स्टर्डी, इसका आंसर आपका स्लेंडर। फिर सेम क्वेश्चन है ये तो, चलो यहाँ पे आपको सिनोनिम सेलेक्ट करना है किसका, इसका। तो इसका तो होगा आपका डेलिमा, ठीक है, क्वांड्री का। पूरा आप पढ़ोगे ना तो सेंटेंस समझ में आ जाएगा। द प्लेयर विल क्वांड्री वेदर टू कंटिन्यू, मतलब वो एक दुविधा में है कि प्लेयर को कंटिन्यू करना चाहिए या पूरा ख़त्म कर देना है ड्यू टू बैड वेदर। जो ख़राब वेदर है, मौसम है, उसके कारण क्या पूरा खेल को रद्द कर देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसका मतलब दुविधा, नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है, बट समझ में आ रहा है लाइन पढ़ने के बाद कि हाँ वो हो सकता है। तो डेलिमा। हम लोग को इंग्लिश में पीएचडी नहीं करना होता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के लिए, ठीक है। हमको बस लैंग्वेज को समझना होता है कि भाई लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है। अगर उस पर आपकी कमांड है, उस पर आपका पकड़ है, तो आप इंग्लिश को अच्छा कर सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया। ये आपका एक था, 4 सेंटेंस दिए हुए थे जिसमें आपको नो स्पेलिंग एरर ढूंढना है। मतलब किसी एक सेंटेंस, कोई एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई सा भी एक स्पेलिंग एरर नहीं है, बाकी 3 सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा किसी भी वर्ड में स्पेलिंग एरर है। तो आपका जो ये वाला सेंटेंस है, व्हेन द किंग रीच द रिलीजियस रिट्रीट, मतलब सेंटेंस सारे सेम है, कहीं कहीं स्पेलिंग, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। नेक्स्ट, फिर आपका आया एक पैसेज से क्वेश्चन। 33 to 35 आपका पैसेज से है, 33, 34, 35 3 क्वेश्चन। ये पैसेज आपका एक था, देखो यहाँ पे इससे क्वेश्चन था, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। पूरे जो ऊपर पैसेज दिए गए हैं मॉस्किटोज़ को लेकर पैसेज हैं आपके, तो मॉस्किटोज़ द नीड ऑफ एलिमिनेट देम परमानेंटली, ये आपका एक सुटेबल टाइटल दिया गया है उसके। what does writer use to describe the harm the mosquitoes can do to human beings? तो कौन सा है, deadly, इसमें आपको कौन सा हो जाएगा, deadly। In the long run mosquitoes nets do not help because people can still be infected with the disease mosquitoes cows, इसमें ये हो जाएगा आपका। फिर जो क्वेश्चन है आपका हो गया ये तो। अब जो आपका सेक्शन आया वो है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इंग्लिश का हमने ऊपर 10 क्वेश्चन देख लिया। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी आपका ऑनलाइन है, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हिंदी में पहले मैं देख लूँगा और इंग्लिश में आप देख लो। 16 संख्याओं की औसत मतलब एवरेज 55 है, पहली 10 संख्या की 63 है और अंतिम 8 संख्या का 45 है। यदि शुरुआत में से 9वीं 10वीं को संख्या को हटा लिया जाए तो शेष संख्या का औसत कितना है। मतलब स्टार्टिंग में दिया गया था आपको, टोटल का दिया गया है, टोटल 16 का कितना है, 55 है, 10 का 63 है और 8 का 45 है। और स्टार्टिंग मतलब इन 10 वाले में से 9वां और 10वां का निकाल लिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत कितना है वो बताना था आपको, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको ये इंग्लिश में रहा। फिर एक क्वेश्चन है आपका, एक समूह में 40 पुरुष और 32 महिलाएं हैं। महिलाओं की औसत लंबाई 155 सेंटीमीटर है और पुरुषों की औसत लंबाई सभी पुरुषों और महिलाओं की औसत से 2 सेंटीमीटर होती है। मतलब महिलाओं का दिया गया है 155 और पुरुषों का कितना है, जब पूरे पुरुष और महिलाओं को मिला देंगे उसका जितना औसत होगा उससे 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है किसका, सिर्फ पुरुषों का। तो पुरुषों की औसत लंबाई कितनी होगी ये आपको क्या मतलब निकालना है। इसमें आप ऐसे निकाल सकते थे, इन दोनों को जोड़ के और सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। चलो वो तो मैं बताऊँगा लगूंगा तो क्लास तो लंबी हो जाएगी, मतलब वीडियो। चलो, इन ए ग्रुप देयर आर 40 मेल्स। अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन है। विलियन ए और बी में अल्कोहल और पानी क्रमश इतना, मतलब एक, चलो इसका इंग्लिश ही देख लेते हैं यार। सॉल्यूशन ए एंड बी कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो इतना एंड इतना। एक सॉल्यूशन है ए और बी जो दोनों सॉल्यूशन में इस रेशियो में वाटर और अल्कोहल हैं। 5 लीटर ऑफ ए इज़ मिक्सड विथ 4 लीटर ऑफ बी। ये क्या है, 5 लीटर मतलब 5 लीटर ए का 5 लीटर, इसका 5 लीटर मिक्सड विथ 4 लीटर ऑफ बी, इसके 4 लीटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है। एंड 1 लीटर ऑफ वाटर इज ऑल्सो, उसके अलावा 1 लीटर ऑफ वाटर भी ऐड किया जाता है। व्हाट डज द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन रिजल्टिंग, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा उसमें जो रेशियो क्या रहने वाला है आपका अल्कोहल टू वाटर का, वही आपको बताना था। फिर ये सिंप्लीफिकेशन का
क्वेश्चन आया था आपका जिसे आप सब लोग सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, आसान सा था। तो ये इसका आंसर आपका क्या रहेगा 5.4। फिर एक आया था इफ़ ए 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये मतलब x का और फाइनली x और y का वैल्यू आपको निकालना था। इनमें से क्या 4 होगा, 8 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 4 होगा। आप लोग यहाँ से देख सकते थे 88 है तो ये ज़रूर 11 से डिविजिबल होगा। अब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन आप बना चुके होंगे। चलो, अब जब इतना को 2 अंक की संख्या, कोई 2 अंक का संख्या है जिसे हम एक्स वाई लिख दिए हैं, भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल मतलब रिमाइंडर जो है आर होता है, सेम होता है, तो एक्स वाई प्लस आर मतलब इन दोनों का संख्या और रिमाइंडर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आंसर आपका 59 है। फिर ये आपका एक क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का जो मैंने बताया था अलजेब्रिक टाइप का। तो इसमें आपको वैल्यू दिया गया है ये सब और इसमें आपको वैल्यू निकालना था किसका, एक्स बाई वाई की पावर -1/3 का, जिसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट है आपका द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाई 40%। किसी भी एक सामान का 40% से प्राइस जो है बढ़ जाता है एंड डिक्रीज सक्सेसफुली, और 2 लगातार अमाउंट से वो डिक्रीज भी होता है सक्सेसिवली, मतलब लगातार 50%, 20%, देन इट्स फाइनल प्राइस इज इतना। मतलब ये तीनों चीज़ होने के बाद उसका जो फाइनल प्राइस आता है वो कितना आता है 571.20। देन इट्स इनिशियल प्राइस, आपको इनिशियल प्राइस निकालना है। ये मतलब 40% बढ़ने के पहले इनिशियल प्राइस मतलब क्या था उसका, ठीक है। तो ये कैलकुलेटिव कैसे होगा, अगर ये आसान सा वैल्यू होता तो बहुत होता, बट ये सब निकालने के बाद ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आई थिंक। तो ये 571.20 जो है ये पूरे को कॉम्प्लिकेशन में डाल देगा क्योंकि डेसिमल आ गया, पर ठीक है फिर भी निकल सकता था। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है गिवन दैट 25% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी इज इक्वल टू 20% ऑफ सी। तीनों में आपको रिलेशन फाइंड करना होगा जिससे ए इज टू बी इज टू सी निकल के आ जाएगा, और ए बी सी आपको प्लस करके दिया हुआ है 3700। उसके बाद कहता है सी को अगर 20% बढ़ा दिया जाए और बी को 20% घटा दिया जाए देन सी व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी, और उसके बाद ए प्लस बी को जोड़ दिया जाए तो सी जो है वो इन दोनों का कितना परसेंट होगा, ठीक है। हाँ, अभी वोटिंग वाला क्वेश्चन है आपका। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट ए एंड बी 8% ऑफ द टोटल वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। मतलब एक इलेक्शन हुआ जिसमें से 8% जो वोटर हैं उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, ठीक है, वोट कास्ट नहीं किया, एंड 5% वोटर इनवैलिड, और 5% जो वोटर हैं उनको इनवैलिड करार दे दिया गया, इनवैलिड। बी गॉट 56% ऑफ द वैलिड वोट, वैलिड वोट का बी को मिला 56%, एंड ए से उसने जीत कितने वोट से हासिल की 5244 से। मतलब बी और ए के बीच में डिफरेंस कितने वोट का रहा 5244 का। 45% ऑफ वैलिड वोट इज इक्वल टू, अब पूछा है आपका कि वैलिड वोट का 45% किसके बराबर होगा, तो ये आप लोग आसानी से कर सकते थे, हालांकि इसमें भी कैलकुलेशन थोड़ा है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन जो है द सेविंग ऑफ रेनू इज इक्वल टू 16% ऑफ आवर एक्सपेंडिचर। एक जो रेनू है उसका सेविंग किसके बराबर है, उसके एक्सपेंडिचर के 16% के बराबर। मतलब मान लो चलो कि अगर एक्सपेंडिचर 100 रुपये है तो उसका सेविंग कितना होगा, उसके 16% के बराबर, मतलब 16 रुपये, ठीक है। इफ़ हर सेविंग इंक्रीज बाई 28.75%, मतलब अगर ये जो सेविंग है इसका ये 28.75% से इंक्रीज़ कर जाता है, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई ये कर जाता है आपका 12.8% से, देन व्हाट परसेंट डज हर इनकम इंक्रीजेज। तो एक्सपेंडिचर इनकम किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों पे। तो इनकम जो होगा वो कितने % से इंक्रीज़ कर जाएगा। यहाँ पे अगर आप इनकम कैलकुलेट करोगे तो 116 आ जाएगा ना, इस हिसाब से। तो ये इसको इतना बढ़ाने के बाद इसको इतना बढ़ाने के बाद ये कितना आएगा, उसके बाद देखना है कि ये कितना इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक। यहाँ भी कैलकुलेशन इसलिए बढ़ा क्योंकि ये जो इंक्रीजमेंट दिया है ये आपका दे दिया ये से 28.75 और 12.8। फ्रैक्शन में आपको चेंज करके करना होगा, उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। डेसिमल में गए तो फिर तो हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला ही है ना, हाँ चलो। मोहित लॉस्ट 15% बाय सेलिंग आर्टिकल ए फॉर इतना। मोहित को 15% का लॉस होता है जब वो आर्टिकल ए को इतने में बेचता है,
और गेन तब होता है जब वो आर्टिकल बी को इतने में बेचता है। गेन कितने का होता है? 18% का। कब? जब वो आर्टिकल बी को 3186 में बेचता है। और लॉस कब होता है? 15% का, जब वो आर्टिकल ए को इतने में बेचता है। हैड ही सोल्ड ए एट गेन परसेंट 20% एंड बी एट लॉस ऑफ 10%, देन इज ओवरऑल गेन लॉस इन होल ट्रांजेक्शन वुड हैव बीन। अब कह रहा है कि अगर वो ए को 20% के गेन पे बेचता और बी को 10% के लॉस पे बेचता तो उसका ओवरऑल क्या होता? गेन होता, लॉस होता, कितने का होता? यही बताना है आपको। अब अगला क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी एंड क्यू इज सेम। कॉस्ट प्राइस जो सी पी है दोनों ही का, मतलब पी क्यू का, दो सामान आपको दिए गए हैं, एक पी क्यू का जो सी पी है वो क्या कहा गया है? सेम कहा गया है। पी इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25%, इसको प्रॉफिट पे बेचा गया है 25% के, और क्यू इज सोल्ड फॉर 148.50 मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ पी। मतलब इसको 25% के प्रॉफिट पे बेचा गया और इसको जितने में बेचा गया उससे 148.50 पैसे ज़्यादा में बेचा गया किसको? क्यू को। इफ़ देयर इज़ नेट प्रॉफिट ऑफ 40%, अब इन दोनों के ट्रांजेक्शन को मिला के अगर नेट प्रॉफिट कितना है? 40% है इन इंटायर ट्रांजेक्शन, देन व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट प्राइस इन ऑफ पी एंड क्यू। फिर टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा पी एंड क्यू का, यही आपको इसमें बताना था। नेक्स्ट, बस कवर डिस्टेंस ऑफ 168 किलोमीटर इन 2.4 आवर। मतलब इसमें कहा गया है आपको 168 किलोमीटर को ये 2.4 आवर में कंप्लीट करता है। व्हाट विल इट कवर 1.4 टाइम ऑफ सेम डिस्टेंस। मतलब सेम डिस्टेंस को कितने, मतलब यहाँ से आप, ये दिया गया है आपको डिस्टेंस, ये दिया गया है आपको टाइम, यहाँ से आप क्या निकालोगे? स्पीड निकाल लोगे। उसके बाद कहा गया है कि इस डिस्टेंस का 1.4 टाइम वो कितने देर में कवर करेगा जब उसका स्पीड इंक्रीज़ कर दिया जाता है 50% से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन पी पासेस अ मैन वॉकिंग विथ स्पीड ऑफ इतना। एक 350 मीटर लंबी ट्रेन पी, ट्रेन का नाम पी है, पासेस अ मैन जो कि 8 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसको 12 सेकंड में वो ट्रेन क्रॉस करती है। हाउ मच टाइम इन सेकंड विल ट्रेन पी टेक टू क्रॉस कम्प्लीटली ट्रेन क्यू ऑफ लेंथ। तो जो पी ट्रेन है वो एक क्यू ट्रेन जिसका लेंथ है 250 मीटर, जो चल रही है 57 किलोमीटर पर आवर से, उसी के डायरेक्शन में उसको क्रॉस करने में वो कितना टाइम लगाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ पर्सन ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज हिज ऑफिस ऑन टाइम। जब एक आदमी जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो वो अपने ऑफिस पे समय पे पहुंच जाता है। इफ़ ही कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इन 5/8 ऑफ द सेम टाइम, अगर वो उस डिस्टेंस का 1/3 कवर करता है उस टाइम के 5/8 में, तो व्हाट शुड बी स्पीड इन किलोमीटर फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो उसके बचे हुए डिस्टेंस के कवर करने के लिए कितना स्पीड होना चाहिए कि वो टाइम पे पहुँच जाए। फिर एक है आपका, द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज़ 39, 42 एंड 45। मतलब एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपको दे दिए ट्रायंगुलर फील्ड के। इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। इसका जो एरिया है वो बराबर है किसके? एरिया ऑफ एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के, जिसका साइड का रेशियो आपको 7:3 दे दिया है, 7:3। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑन द एरिया। अब इसके एरिया और इसके एरिया, यहाँ से आपको इसके सहारे से इसका एरिया निकालना था, एरिया को इसके फॉर्मूला के बराबर रखना था, यहाँ पे x और x कर लेते, वहाँ से x निकालते, फिर जाके इसका पैरामीटर आप निकाल सकते थे। फिर एक क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से, 450 बुलेट ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर, हाइट ऑफ इतना, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपका है आपका 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3.5 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप इन इंटरनल रेडियस 4 सेंटीमीटर इनटू द सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 3 मीटर। द टाइम इन मिनट इन विच लेवल ऑफ वाटर इस टैंक विल राइज 56 सेंटीमीटर इज। टाइम बताना था आपको। फिर एक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है आपका, 1 + cos x स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा बाई साइन थीटा इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा 0 डिग्री ग्रेटर देन 0 थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? cos x थीटा sec स्क्वायर थीटा के।
अब वहाँ पे आपका मैथ्स का पोर्शन ख़त्म हुआ। अब जो आपका पोर्शन है वो आपका जनरल इंटेलिजेंस या कह लो आपको रीजनिंग एबिलिटी का। इसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम लोग ने अभी तक कितने क्वेश्चन देख लिए हैं? जीके के 25, इंग्लिश के 10 और मैथ के 30 और 30 हम लोग कितने क्वेश्चन देख चुके हैं? 55 बच रहे हैं हमारे 45। 20 इसके, 10 कंप्यूटर के, 25 इसके, 10 कंप्यूटर के और 10 कंडक्ट रूल्स वाले। चलो, ये सेक्शन भी आपका क्या है? ऑनलाइन है। नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन है आपको, ये देखो, इंग्लिश में ही देख लेता हूँ, हिंदी आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। चलिए, 6 people named PQRSTU are sitting in the straight line facing north direction। 6 लोग हैं वो इस टाइप से नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, नॉर्थ ऊपर की ओर। P is sitting third to the left of S। P जो है वो S के लेफ्ट में बैठा है। इस टाइप से बनाया जाता है, ठीक है। मैं बनाऊंगा नहीं, मैं आपको एक बस तरीका बता दूँ। इस टाइप से यहाँ पे आपको नोटेशन, हर एक इन्फॉर्मेशन लिखना होता है, उसको आपको इस पर इम्प्लीमेंट करना होता है। क्वेश्चन समझा देता हूँ उसमें। Q इज़ टू इमीडिएट राइट ऑफ S। Q जो है वो बिल्कुल राइट में बैठा है S के। U इज़ टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। U जो है वो R के बिल्कुल लेफ्ट में बैठा है। T इज़ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U। T जो है U के सेकंड में बैठा है। और हु इज़ सिटिंग, फिर आपको ये सब सारे बना लेने के बाद आंसर देना है कि R के सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है, ठीक है। इसका आंसर आपको क्या आएगा? Q आएगा। नेक्स्ट, 7 friend name ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। एक सर्कुलर टेबल में फेसिंग द सेंटर बैठे हैं ये लोग। B इज सेकंड, सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। G इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B। F इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। E इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ G। Who इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D। ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ तक दे रखा है। उसके बाद पूछा है कि D के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है, मतलब अगर D यहाँ पे है तो इसके यहाँ पे कौन बैठा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, 7 people नेम, इतना नेम आपको दिया है KLMNOPQR। डिफरेंट फ्लोर में रहते हैं बिल्डिंग के। द ग्राउंड फ्लोर इज़ नंबर्ड 1, मतलब आपको ऐसे करना था 6 7 5 4 3 2 1। इस टाइप से आपको नंबर्स बना लेने थे, ऐसे ऐसे ऐसे, और उस बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उस पर आपको यहाँ पे प्लॉट करना था। K lives on floor number 4, only 2 person live above N floor, only M live between O and P, R live immediately below L floor, R live on same floor above K, some floor above K, only K live between the floor on which N and P live, on which floor does O live। सब कुछ बनाने के बाद आपको बताना था कि O कौन से फ्लोर पे रहता है, तो O आपका कौन से फ्लोर पे रहेगा? फ्लोर नंबर 1 पे। फिर आपको एक क्वेश्चन ये था, अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, उसमें आपका आंसर ये आएगा। फिर फ्रैक्शन अगर ये है, प्राइम अगर ये है, और डेस्टिनी अगर, तो उस बेसिस पे डेस्टिनी क्या होगा, आंसर ये होगा। देख के ही समझ में आ रहा है कि इसके अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को आप लोग जोड़िए, और उतने से अगर आंसर आ जाता है तो ठीक, अगर नहीं आया तो इसके फिर नंबर्स को जोड़िए। जैसे FRACTION है ना, तो ये 6 है, ये 18 है, ये 3 है, ये 20 है, ये 9 है, ये 15 है, ये 14 है। इसको आप लोग जोड़ लीजिए। अगर जोड़ने पे नहीं आता है तब क्या कर लीजिएगा, ये कितना नंबर है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 6 8 है। इसके जो भी वैल्यू आए उसमें +8 कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी नंबर्स वाले होते हैं वैसे ही होते हैं। डबल तो खैर हो नहीं सकता, क्योंकि डबल ये वैल्यू जोड़ जाड़ के काफ़ी लंबा आ जाएगा, क्योंकि 18 20 15 14 काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा, तो डबल तो नहीं जा सकता। तो इसमें 2-3 तरह के लॉजिक लगते हैं, या तो इसके पूरे के एडिशन आ जाएंगे इसके बराबर, नहीं आएंगे तो इसके ऐड में इस 8 को और जोड़ दीजिएगा। इसके जो नंबर्स होंगे जैसे P 16 18 9 13 5, इसमें आपको जोड़ देना होगा कितना, 1 2 3 4 5, इसमें और जोड़ देंगे 5 तो आ जाना चाहिए ये, या अदरवाइज़ सिर्फ इसके एडिशन पे ही आ जाना चाहिए आपको 66। उसी बेसिस पे आप लोग डेस्टिनी का निकालोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, 103। ये कहा गया है आपको, अन्विता स्टैंडिंग इन अ पार्क फेसिंग साउथ ईस्ट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या पहले ये कर लेना होता है, ठीक है,
और ये वाला आप पॉइंट ले लोगे आप। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर खड़ी है, वो साउथ ईस्ट में अगर खड़ी है तो मतलब नीचे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो खड़ी है, वहाँ से वो 90 डिग्री टर्न करती है एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री टर्न करेगी तो यहाँ जाएगी, और आफ्टर सी टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉक, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, देन ही फाइनली टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये जब 90 है तो 45 डिग्री ये वाला आएगा। अब यहाँ से ये फिर से इधर की ओर जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगी। अब किस साइड फेस करेगी? फेस करेगी आपको नॉर्थ की तरफ। फिर एक ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का था। एक महिला की ओर इंगित करते हुए अंशा नाम की एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के पुत्र की माता है। वह मेरे पिता के पुत्र की माता है, मतलब उसके पिता के पुत्र इसका भाई हुआ। अब इसकी भाई की माँ, इसकी तो माँ ही हो गई, तो इसका रिलेशन उस महिला के साथ क्या है? तो ये बेटी का मेला हो गया। फिर आपको ये दिया गया है आपको चलो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लिया जाए। सिंबल आंसर ये दिया गया है आपको लेफ्ट से और ये है आपका राइट से। इफ़ ऑल सिंबल आर रिमूव्ड, मतलब एक जो सिंबल्स हैं ये सारे सिंबल्स को अगर रिमूव कर दिया जाए, देन विच लेटर विल बी 9th फ्रॉम द राइट। ठीक है, सिंबल को रिमूव करने के बाद राइट साइड से 9वां लेटर या नंबर कौन सा होगा? उसमें आपका आंसर क्या आएगा? वाई। अब आएगा डिक्शनरी से, इसको अरेंज करना है एज पर डिक्शनरी। ठीक है, उसमें आपका आंसर ये रहेगा। अब जो क्वेश्चन है आपका ये फिर से है, हाउ मेनी ऑड नंबर इज अबव स्ट्रिंग आर इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। इसमें ऐसे कितने ऑड नंबर है जिसको जो इमीडिएटली फॉलोड होते हैं एक कॉन्सोनेंट से एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवेल, मतलब शुरू में वोवेल फिर ऑड नंबर और फिर कॉन्सोनेंट है। इसमें कितने पेयर हैं? वैसे तो उतने पेयर कितने हैं? 6 पेयर हैं। आप लोग देखोगे तो मिल जाएगा आपको। मतलब सिंपल साइज टाइप के क्वेश्चन में आपको वोवेल ढूंढना है। वोवेल आपको पता है AEIOU होता है, इतने तो वोवेल होते हैं। पहले तो इनको ढूंढ लो कि ये कहाँ कहाँ पे हैं। उसके बाद एक ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9 इस टाइप से। उसके बाद आपको एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट मतलब इनको छोड़ के अदर कोई सा भी लेटर। ठीक है, वैसे पेयर आपको ढूंढने हैं। इसमें था ये जैसे रिलेट कर रहा है, ये कैसे रिलेट कर रहा है, वैसे ही इसमें कौन सा रिलेट करेगा। तो आप कब करोगे तो GMCH निकल के आता है। इसको करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। GLOW है, आप उसके नीचे YQNI लिख लो, चाहो तो इसके नंबर्स लिख लो 7 12 15 23, यहाँ पे आप लिख लो 25 17 14 9। आप रिलेट करो कैसे आ रहा है तो समझ में आएगा। 23 से 25, 7 से 9, 15 से 17, 12 से 14, दो का पेयर मिल रहा है यहाँ पे। इस एंड से इस एंड, 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 तो +2 हो रहा है ऊपर से नीचे की ओर। तो वही मिल जाएगा आपको। जब आप इसका करोगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। फिर बताना है कि जैसे प्लांट ये है, ऑड फाइंड करना था क्या? लेटर क्लस्टर शेयर द सेम रिलेशनशिप। ये जिस तरह का रिलेशनशिप शेयर कर रहा है उसी तरह का कौन सा एक रिलेशनशिप शेयर करेगा? तो ये करेगा। इसमें आपको ऑड चुनना था, पिक ऑन ऑड वन आउट। तो इन तीनों का रिलेशन कहीं ना कहीं सेम होगा और इसका तीनों से अलग होगा। यहाँ भी भिन्न चुनना है, मतलब यहाँ भी आपका वही है ऑड वन आउट। इसमें ये वाला जो है ऑड वन आउट है। ये देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि हाँ, ये जो लेफ़्ट साइड वाला आपका वर्ड है जितने भी, उसको फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट साइड में रख दिया गया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द सेंस जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर आप नंबर्स में लिखोगे तो 15 4 9 21 14, इसको इस टाइप से रखा गया है 4 9 फिर 14 15 19 21, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले जो मतलब जो पहले आता है उसको पहले रखा गया। देखो DIMOSCO। बट इस वाले केस में क्या है, E पहले आना चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 E है तो E एक साथ आना चाहिए और यहाँ पे, तो ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये आपको मिसिंग नंबर वाला है कि ये एक सीरीज चल रही है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, उस बेसिस पे ये आएगा। डिफरेंस से आप निकाल सकते थे उसको। ये फिगर वाला आ गया क्वेश्चन कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो यहाँ पे जो फिगर है वो कौन सा आएगा? आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो है ये ऐसे टर्न हुआ, फिर ये यहाँ से ऐसे टर्न हुआ, तो ये यहाँ से ऐसे टर्न होगा, फिर ये वाला जो है ये यहाँ से पहले यहाँ आया फिर यहाँ आया, तो ऑब्वियस है कि ये इसमें जाएगा। ठीक है, उस बेसिस पे आपका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। फिर एक फिगर वाला आया, पहले ये है, ये है, ये है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? आप लोग अगर गौर से देखिएगा तो ये वाला जो भी इस फिगर में सबसे नीचे है वो यहाँ पे सेकंड लास्ट है, इस फिगर में ये नीचे है, यहाँ पे ये सेकंड लास्ट, वो एज इट इज़ है। बट इस फिगर में जो सबसे ऊपर है वो आपका यहाँ पे उलट गया है आके, मतलब इसका जो ये शेडेड पोर्शन इधर है वो इसमें लेफ्ट साइड हो गया है, फिर इसका जो ऊपर है ये भी आके नीचे उलट गया। तो सेम वही करना है, ये जो है इसमें आपको नीचे आके उलट जाएगा और ये वाला एज इट इज़ ऊपर 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 चलता रहेगा। वो जो ऑप्शन मैच करेगा वही हो जाएगा सही आंसर आपका, मतलब ये। अब आया एक, इसमें आपको दे दिया गया कि एंड का मतलब प्लस है, हैश का मतलब गुना है, एट द रेट का मतलब डिवाइड है और परसेंटेज का मतलब घटाना है। तो ये सब सारे जो जो सिंबल्स आपको दिए गए हैं उस बेसिस उस जगह पे आपको उन सब सारे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन का सिंबल डाल के सॉल्व करना था। उसके बाद इसका आंसर क्या निकलेगा वही आपको यहाँ पे टिक आउट करना था। नेक्स्ट, ये तो वही क्वेश्चन है। चलिए अगला, इनमें से किसको इंटरचेंज किया जाए, मतलब किस सिंबल को आपस में इंटरचेंज किया जाए कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस को आप इंटरचेंज करोगे तो 32 आ जाएगा, LHS RHS बराबर हो जाएंगे। फिर से सेम क्वेश्चन है आपका कि एंड को जोड़ और इसको गुना, एट द रेट को भाग और परसेंटेज को घटाना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, मतलब कौन सा इसमें से इक्वेशन सही सेटिस्फाई करेगा। अगर उन सब जगह पे ये जहाँ पे इसको दिया गया है तो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उस चीज़ को। मिसिंग नंबर आपको करना था 19, 20, 28, 55, 119। इसमें जब नंबर काफ़ी दूर जाए ना, देखो एक तरीका, बहुत सारा तरीका होता है मिसिंग नंबर फाइंड करने का। जब नज़दीक नज़दीक रहे तो आप उसमें क्या चेक करो, डिफरेंस चेक करो। ठीक है, जब दूर दूर जाए तो आप देखो मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, जब और कुछ पता नहीं चले तो आप एक बार फिर से डिफरेंस ही चेक करो। जब ये मल्टीप्लाई दूर भी जा रहा है लेकिन मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ नहीं नज़र आ रहा, मल्टीप्लिकेशन आपका दो तरीके से होता है, 2 भी इंटू 2 चल सकता है, इसका डबल चल सकता है, मतलब पहली बार 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन चलता है। अदरवाइज़ इस टाइप से भी चलता है, 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5। इतना से पता चल गया तब तो ठीक है, बट पता नहीं चले तो हर केस में आप डिफरेंस चेक करो। एक डिफरेंस से नहीं हुआ तो डबल डिफरेंस करो, डबल से नहीं हुआ ट्रिपल करो, कहीं तो जाके नीचे सेम होगा। मतलब क्वेश्चन देते हैं ऐसे फंसने के लिए, ऐसे 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 डिफरेंस चेक करो। इसमें आप देखोगे, जैसे देखो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको देख के पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है चीज़। जैसे मैंने 2 डिफरेंस देखा, मुझे लग रहा है कि वही होगा, वही होना चाहिए, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ आपको क्या है, 19, 20, 28, 55, 119 और डैश। यहाँ आपने डिफरेंस चेक किया, कलर मैं एक्चुअली दूसरा ले लूँ। चलो यहाँ डिफरेंस आपने देखा 1 है, यहाँ देखा 8 है। यहाँ डिफरेंस आप जैसे ही चेक करोगे तो यहाँ 7 आएगा और यहाँ पे आएगा 4 में से 2 27। अब यहाँ पे डिफरेंस आप जैसे ही चेक, यहाँ पे मैंने देख लिया कि अच्छा यहाँ पे डिफरेंस जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, यहाँ ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। ठीक है, अगला जो डिफरेंस आना चाहिए वो 4 का क्यूब आना चाहिए, मतलब 64 आना चाहिए। तो 9 में से 5 गया 4, 10 में से 5 गया, सॉरी ये, और ये 11 में से 5 गया 6, तो 64 आ गया। ठीक है, पता चल रहा है, ये आपका 2 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है और ये आपका 4 का क्यूब है। तो अगला जो डिफरेंस ऐड होगा वो होना चाहिए 5 का क्यूब ऐड होना चाहिए, किसमें, इसमें। और 5 का क्यूब आप लोग जानते हो 125 होता है, 125 को 119 में ऐड करोगे तो 244 आपका आ जाएगा, जो कि आंसर आपका सही है। तो बस इतना सा ही करना होता है, वो आपको डिफरेंस देख के समझ में आना चाहिए। हाँ, अब इस केसेस पे आप जाओगे तो यहाँ 7 लाओगे, फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंस, तो वो जाओगे तो वो लंबा हो सकता। थोड़ा सा आपको क्विक सोचना होगा कि चलो ये सीरीज़ चल रही है, मतलब ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, तो आगे 5 का क्यूब आएगा। तो बस वो चीज़ें। चलिए नेक्स्ट फिर से आपका एक मिसिंग नंबर वाला है कि यहाँ 12 है, 19 है, 30 है, 47 है, 72 है। इसमें भी आपका डिफरेंस वाला चलेगा, डिफरेंस आप लोग चेक करोगे तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोरिलेशन है, 12 इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड कौन सा होगा, 135 होगा। ये 81, 18, 144, 24, तो यहाँ पे कौन सा पेयर आएगा, ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा।
जो काफ़ी आसान है वो बता दे रहा हूँ। जैसे ये ऊपर वाला था, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है ये तो देख के समझ में आ रहा है कि 9 का स्क्वायर 81 और 9 को यहाँ डबल कर दिया गया है। यहाँ 144 24 12 को डबल कर दिया गया और 12 का स्क्वायर है। तो ऐसा ढूंढो जैसे ये 14 को डबल कर दिया है 28 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो ये हो जाएगा आंसर आपका। फिर ये आ रहा है आपका, इस पेयर और इस पेयर के अनुसार कौन सा एक सेम दिख रहा है। तो ये वाला दिख रहा है, इसको भी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। चलिए, अब हमारा रीजनिंग का सेक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जो शुरू होता है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन, एग्जाम्पल MS ऑफिस, इंटरनेट एक्सेट्रा से जो क्वेश्चन है आपके, ये भी आपका ऑनलाइन ही है और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। चलिए, पहला क्वेश्चन, डैश नंबर इज़ वे टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रोसेस इन विच द इंटरनेट अदर नेटवर्क मैसेज इज़ टू बी फॉरवर्डेड विद द अराइव्स टू एट अ सर्वर। ये कौन सा होता है आपका? पोर्ट, ठीक है। किस बोलते हैं उसमें? पोर्ट का काम। विच ऑफ द फॉलोइंग एड टाइम्स बिफोर एन एनिमेशन इफेक्ट रन इन प्रेजेंटेशन? डिले। नेक्स्ट, एन MS PowerPoint presentation template that can be used to format future presentation is, किस फॉर्मेट में आता है वो? .POTX में आता है। Which of the following is used to store datum in a worksheet? Cell. नेक्स्ट, कॉलम M1 to M4, कॉलम M से लेके M1 से M4 तक है, वैल्यूज़ डाले गए हैं, ये 4 तरह के वैल्यू डाले गए हैं। आउटपुट A1 में क्या आएगा अगर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये वाला? तो आउटपुट आपका क्या निकल के आएगा? ये। चलिए, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट अवेलेबल इन MS Excel 2018? मतलब इनमें से कौन सा एक फीचर ऐसा था जो MS Excel 2018 में नहीं था? उस टाइम के क्या ऑटो इंसर्ट नहीं था। In MS Excel 365 the illustration group under the insert tab does not contain, insert tab के अंदर क्या नहीं होता था उस टाइम पे? add ones नहीं होते थे। Which text alignment option is used to align text to both left and right margins? ये क्या होता है? justify। In MS Word 2013 the shortcut command to center align text is Ctrl+E। In MS Word 2013 the maximum number of copies that can be printed as shown in the print menu is 32,767। तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन भी क्या हुए? ख़त्म। अब 10 क्वेश्चन किसके बचे हैं? CCS कंडक्ट रूल 1964, लीव रूल 1972 के। ये पेपर भी, ये सेक्शन भी आपका ऑनलाइन था, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which rule of Central Service Civil Services Conduct Rule 1964 टाइटल सब्सक्रिप्शन? कौन सा एक रूल जो है वो सब्सक्रिप्शन को दिखाता है 1964 कंडक्ट रूल के अंदर? कौन सा दिखाता है? 12, रूल नंबर 12। ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964? दो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैनॉट अंडरटेक ऑनरी वर्क ऑफ सोशल और चैरिटेबल नेचर। मतलब, चलिए, एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने वर्क के हिसाब से चैरिटेबल और सोशल नेचर का नहीं हो सकता। अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैनॉट बी इंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। आप किसी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रेड या बिजनेस में बिना सैंक्शन गवर्नमेंट के वो नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? मतलब घुस नहीं सकते। देखो, इसकी हिंदी में अगर आप देखना चाहो तो कोई सरकारी कर्मचारी सामाजिक या धर्मार्थ प्रकृति मानद कार्य नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल ही गलत है। कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते? और यहाँ पे आ गया, कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी व्यापार या व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सकता। ये वाला बिल्कुल सही है कि आप किसी भी तरह के अनऑर्गेनाइज्ड वे में बिजनेस या आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो, उसके बाद अगर आप ये सब में होते हो तो आपको प्रीवियसली सैंक्शन कराना होता है कि भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो ये आपको करना होता है। तो इसमें केवल 2 मतलब ओनली 2 इसमें आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये तो ये वाली, जैसे मैं बार बार बताता हूँ ना, मैंने आपको अभी भी जितना भी मेरा वीडियोस डले हैं गवर्नमेंट सर्विस रूल के ऊपर, उसमें मैंने कहा है कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे ऊपर क्वेश्चन आया कि किस रूल में वो आता है, क्या था क्वेश्चन आपका, देख लीजिए।
सब्सक्रिप्शन जो है वो किस रूल में आता है। तो इसका आपको फैक्ट याद रखना है कि भाई इस रूल में ये आता है, लेकिन इसमें आप लोग क्या याद रखोगे, इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है इसमें क्या याद रखोगे बताओ मुझे। क्या इस क्वेश्चन में कुछ याद करने जैसा है? ये तो आपके लॉजिकल कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है ना कि एक सिविल सर्वेंट को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। और यही सब सारी चीज़ें अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन देख लोगे तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपका जो माइंड है वो खुद चालू हो जाता है सोचना। तो यही चीज़ है, जो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे वो आपके लॉजिक पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से सोच पाते हो, ठीक है, किस तरीके से आप सोच पाते हो ना, उस पे आपको ये डिपेंड करेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन पटना एम्स में काफ़ी सारे पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ तो 10 ही क्वेश्चन थे, वहाँ 80 क्वेश्चन थे, दैट्स वाई वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे। हाँ, जो फैक्चुअल आएंगे वो आपको याद रखना पड़ेगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद सोच सकते हो। आप किस तरीके से सोचने का तरीका मैं आपको बता दूँ। आप खुद अज्यूम करना कि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे इसके लिए परमिशन लेना चाहिए, या बिना परमिशन के भी चल सकता है, या कुछ हो सकता है। तो इस टाइप से काम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका कि ऑन occasion such as wedding a government servant may accept gift from his near relatives or from his personal friend having no official dealing with him, but shall make a report to the government if it values such exceed rupees dash in case of government servant holding any group A। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है और वो ग्रुप ए का पोस्ट होल्ड कर रहा है और वो सच टाइप ऑफ ओकेजन, मतलब वेडिंग, गवर्नमेंट सर्वेंट में एक्सेप्ट गिफ्ट्स, मतलब गिफ्ट्स से रिलेटेड है, तो कितना तक वो गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा तब तक उसको चलेगा, और उसके ज़्यादा ऊपर किया तो कोई उसके खिलाफ रिपोर्ट जारी कर सकता है। तो वो अमाउंट होता है आपका ग्रुप ए के लिए 25,000, ठीक है। वो पोस्ट आपका 25,000 तक का होता है। नेक्स्ट, केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब इसमें से 2 स्टेटमेंट आपको फिर से दिए, कौन सा सही है। कोई सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी मादक पेय या दवा का सेवन कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी मादक पेय या दवा का अत्यधिक मात्रा में सेवन कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट, जैसे ये अब जो क्वेश्चन है ये आपको याद रखना होगा। विच रूल ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 टाइटल डॉरी। डॉरी मतलब क्या होता है, दहेज। दहेज का जो व्याख्या किया गया है वो किस रूल में किया गया है, उसके बारे में 13A में, ठीक है। As per rule, civil services leave rule unless the president, in view of exceptional circumstances of the case, otherwise determines no government servant shall be granted leave of any kind of continuous period of। इतने पीरियड के बाद आपको लगातार लीव नहीं मिल सकता, वो होता है आपका 5 ईयर का, ठीक है। As per Central Civil Services leave rule, a government servant who has taken leave on medical certificate may not return duty until he produced a medical certificate to fitness in Form 5। वो रिटर्न नहीं हो सकता जब तक उन्हें मेडिकल फिटनेस Form 5 में नहीं दिखाया हो। केंद्रीय सेवा, चलो ये तो बता ही दिया। हाँ, केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमों के तहत 7 और 39 के प्रावधानों के उपनियम 1 और 3 के अधीन भारत में नियोजित किसी भी सरकारी कर्मचारी के मामले में एक समय में दी जाने वाली अधिकतम अर्जित छुट्टी कितनी होगी, 180 डेज, ठीक है। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ रूल 7, चलो ये तो बता ही दिया। केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमों के अनुसार अर्जित छुट्टियों का सेवा प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के डैश दिनों के दर से कर्मचारी के अवकाश खाते में जमा किया जाएगा, जिसे वह उस कैलेंडर वर्ष के आधे वर्ष में प्रदान करने की संभावना रखता है जिसमें वह नियुक्त है। कितने होगा, 2.5। फाइनल हम लोग आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे। As per Central Civil Service Leave Rule, the half pay leave account of every government servant other than a military officer, those who covered Rule 28, shall be credited with half pay leave in advance in 2 installments of dash days each of first day of January and July in every calendar year। कितने होंगे इसमें, 10, ठीक है, 10 डेज का, ठीक है। तो अब इस तरह से हमने क्या किए, इस तरीके से हमारा यहाँ पे 100 क्वेश्चन